The Uttar Pradesh Public Service Tribunal Act 1976। उत्तर प्रदेश में जो एम्प्लॉयज़ हैं गवर्नमेंट के, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, म्यूनिसिपैलिटी के एम्प्लॉयज़, कॉरपोरेशन जिसको महानगर पालिका बोलते हैं उनके एम्प्लॉयज़, ये सब एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो डिसिप्लिनरी एक्शन डिसिप्लिनरी कमेटी करती है, वो एक्शन के खिलाफ जो आप अपील कर सकते हैं या वो एक्शन के खिलाफ जो आप दाद मांग सकते हैं, वो ये ट्राइब्यूनल में आता है। और ये ट्राइब्यूनल लॉ 1976 में आया है, इसके बारे में हम जानेंगे आज। दोस्तों, सेक्शन 7(1) में थोड़ा सा ऐसा एप्लीकेबल कहाँ है, कैसा है, ये सब दिया है। बाकी चेयरमैन की अपॉइंटमेंट ये वो, इसमें चेयरमैन प्लस 5 मेंबर्स कैसे हैं, चेयरमैन का क्वालिफिकेशन जो है, यानी कि चीफ जस्टिस हम बोल सकते हैं उसको ट्राइब्यूनल का। ट्राइब्यूनल के मेंबर को जज का ही दर्जा रहता है, जज ही रहता है, लेकिन एक क्वासी जुडिशरी में आता है, मेन जुडिशरी में नहीं आता है ट्राइब्यूनल। तो चेयरमैन जो रहते हैं वो लगभग हाईकोर्ट के जज के लेवल के रहते हैं और उनका रिटायरमेंट पीरियड 65 एज का रहता है। और जो मेंबर रहते हैं बाकी जजेस वहाँ पे, उनका वो 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लॉयर या टेक्निकल मेंबर या गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ भी रहते हैं प्रॉपरली एक्सपीरियंस, वो मेंबर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं। उनका रिटायरमेंट का एज 62 ऐसा ये एक्ट में दिया गया है। और ये कुछ प्रोविज़न है ये, लेकिन ये जनरली प्रोविज़न उनके लिए मैं वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। लेकिन मेनली जो है कि जब लिटिगेशन होता है तब ये लिटिगेशन जो यहाँ पे आते हैं, वो लिटिगेशन आते हैं, डिसिप्लिनरी कमेटी का एक्शन आपको मंजूर नहीं है तो आप यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद फिर उसके पूरी प्रोसेस दी हैं, अलग अलग सेक्शन 2 में डेफिनेशंस हैं। फिर बाद में स्टेट गवर्नमेंट शाल डिटरमाइन द नेचर एंड कैटेगरी ऑफ द ऑफिसर्स वगैरह, ये सब उसके दिए हैं, सब सिस्टम्स हैं। सेक्शन 4, सेक्शन 5 पावर्स दिए हैं उनके मेंबर्स के। बहुत अच्छा, छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये ट्राइब्यूनल का लॉ, लेकिन वो ट्राइब्यूनल संगठित किया गया है कि वहाँ से ट्राइब्यूनल में आए मैटर डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी से, और वहाँ से ट्राइब्यूनल से फिर आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। 60 डेज़ के बीच में हाई कोर्ट में जाना है, और हाई कोर्ट से फिर SLP के अंडर आप सुप्रीम कोर्ट में भी आ सकते हैं। अंडर आर्टिकल 136 में आप हमारे कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। तो ये सब जो ये है, इसके शेड्यूल दिए हैं, शेड्यूल में भी काफ़ी चीज़ें दी हैं। सेक्शन 8 रिपेल किया है, पावर टू मेक रूल्स जो है, ट्राइब्यूनल को अपने रूल्स बनाने का पावर सेक्शन 7 के अनुसार है। मैं कुछ सेक्शन थोड़ा सा बताता हूँ। सेक्शन 6A, सेक्शन 6B, सेक्शन 6C जो दिए हैं, ये थोड़े से लेटेस्ट अमेंडमेंट है उसमें। बार ऑफ सूट्स हैं। बार ऑफ सूट्स का मतलब है कि जो चेयरमैन हैं या जो मेंबर्स हैं ट्राइब्यूनल के, इनके ऊपर कोई भी केस नहीं होगा क्योंकि वो एडजुडिकेशन का काम कर रहे हैं। तो बार ऑफ सूट्स ऐसा भी सेक्शन 6 में दिया गया है। और इनका जो कामकाज चलता है वो वही है, मैटर यहाँ पे आएगा, आने के पहले सामने वाले को नोटिस दो, फिर दोनों आते हैं, पेटिशनर रिस्पोंडेंट दोनों सामने आते हैं, फिर वो मैटर एडमिट होता है। एडमिट होने के बाद फिर वो मैटर का हियरिंग चलेगा, आफ्टर नोटिस हियरिंग जो चलेगा, वो हियरिंग होने के बाद फिर फाइनल डिसीजन होता है। वो डिसीजन अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट में रिट पिटिशन भी फाइल होता है डायरेक्ट अंडर आर्टिकल 226, 227, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। तो डिसिप्लिनरी कमेटी, देन ट्राइब्यूनल, देन हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट, ऐसी इसकी हायरार्की है। ये सब झंझट करने के बजाय अगर आप बोले तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अगर अपने बड़े बड़े अधिकारी के लोगों से, बड़े लोगों से के साथ पंगा नहीं लेते हैं, कुछ डिस्प्यूट नहीं खड़ा करते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कभी कभी बहुत ईमानदार अधिकारी को तकलीफ होता है
जरूर है, ईमानदारी आदि को तकलीफ होता है, सिस्टम में हम देखते हैं, लेकिन ईमानदारी का ईगो नहीं चाहिए आपको। कभी कभी कुछ लोगों का बहुत ईमानदारी का ईगो रहता है। थोड़ा सा नम्रता के साथ अगर ईमानदारी भी बताते हैं और सामने वाले को थोड़ा सा आप ईगो उसका हर्ट नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा काफ़ी हद तक वो प्रॉब्लम उसी लेवल पे सॉल्व हो जाता है। अगर नहीं होता है तो उत्तर प्रदेश का एम्प्लॉयज़ का डिसिप्लिन का एक रूल्स है, जो मैं ये वीडियो के बाद के वीडियो में अभी आज शूट कर रहा हूँ, वो भी शायद आपको यूट्यूब पे इसी वीडियो के क्रम में किधर मिल सकता है। तो वीडियो ज़रूर देखिए, फिर उसमें वो डिसिप्लिनरी कमेटी कैसी एक्शन लेती है, कैसे सस्पेंड करती है, कैसे माइनर पेनल्टीज़ कौन सी होती है, मेजर पेनल्टीज़ कौन सी होती है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, हमारे सुप्रीम कोर्ट में सभी भारत से मैटर आते हैं, सभी सर्विस मैटर्स, सभी टैक्सेशन मैटर, सभी टाइप के इनडायरेक्ट टैक्स मैटर, डायरेक्ट टैक्स मैटर, आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल के मैटर, सभी हाई कोर्ट्स के मैटर, सभी आते हैं। इसलिए मैक्सिमम जानकारी हमको रखनी ही पड़ती है। मोस्टली मल्टी डायमेंशनल ही लॉयर सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। ऐसा आपको खाली क्रिमिनल लॉयर, खाली सिविल लॉयर, खाली सर्विस मैटर लॉयर ऐसा नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन मल्टी डायमेंशनल मिलेंगे। इसलिए हम अलग अलग आपको अलग अलग राज्य के भी सर्विस रूल्स के बारे में आपको जैसा समय हमको मिलेगा हम आपको बताते रहेंगे। थोड़ा सा काम का व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहती है, वो व्यस्तता से थोड़ा सा समय निकालते हैं हम और थोड़ा सा ये शूटिंग आपके लिए लेते हैं और ये नॉलेज आप तक पहुंचाते हैं। जो लॉयर लोग रहते हैं वो लॉयर लोगों के लिए, लॉ स्टूडेंट के लिए वो है, उनके लिए, लॉयर लोगों के लिए, लॉ स्टूडेंट के लिए मेरा खास प्रोग्राम है नानी पालकीवाला वेडनेसडे लॉ क्लब का शो। वो भी शो होने के बाद हम यूट्यूब पे डाल देते हैं, तो यूट्यूब पे वो कॉमन पब्लिक भी उसको देख सकती है। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।